हेलो। इस लेक्चर में हम लोग मध्यकालीन झारखंड का पहला पार्ट पढ़ेंगे और ये झारखंड के इतिहास का 6th लेक्चर होगा। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मध्यकालीन भारत और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, यही दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को हम लोग पूरे सब मैप में देखेंगे। आपको कुछ भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, आपको सब एक दिमाग में एक मूवी के जैसा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था हर्षवर्धन एम्पायर, तो अब हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन मृत्यु के बाद एक शॉर्ट टर्म लेंगे, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन झारखंड में एंटर करेंगे। ठीक है, 647 कॉमन एरा या एडी बोल सकते हैं। मतलब 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो चारों तरफ अराजकता फैल जाती है। अराजकता मतलब पता नहीं चलता है कि कौन किसको राजा बनाए, कौन अच्छा राजा है। मतलब सब आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कोई सशक्त राजा इसके बाद नहीं बन पाता है ढंग से। ठीक है, ये हर्षवर्धन है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो छोटे छोटे राज्य पनपने लगते हैं और वो आपस में ही लड़ाई करने लग रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब बहुत सारे छोटे छोटे राज्य पनप रहे हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, तो उनमें से कोई तो टॉपर होगा। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है, उसमें से 2-3 तो टॉपर तो होगा ही। तो वही स्थिति यहाँ भी है। ठीक है, तो इतने सारे साम्राज्य में जो 3 साम्राज्य है वो यहाँ पे लीड कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, पूर्व में पाल वंश यहाँ पे है, और जो दक्षिण में है राष्ट्रकूट यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 3 साम्राज्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य है। और ये तीनों जो कन्नौज है, कन्नौज के लिए ये तीनों आपस में युद्ध करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं प्राचीन झारखंड जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि उस समय पाटलिपुत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट राजधानी था। तो पाटलिपुत्र के बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजधानी कौन बनता है? कन्नौज ही बनता है। तो कन्नौज के लिए ये सभी आपस में लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब कन्नौज के लिए युद्ध होता है तो उसमें जीतता कौन है? ये देखिए, ये कन्नौज का युद्ध हुआ और गुर्जर प्रतिहार इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ पे बना लिए हैं। तो यहाँ पे कौन जीतेंगे? गुर्जर प्रतिहार जीतेंगे। किसके नेतृत्व में? मिहिर भोज के नेतृत्व में। ठीक है, मिहिर भोज के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। आपने कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो उसमें जो भोज का नाम आ रहा है तो वो मिहिर भोज के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, हमारे जो मिहिर भोज है, इसी के नेतृत्व में जो गुर्जर प्रतिहार है, उन्होंने कन्नौज को जीत लिया था। इस समय ये देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है हमारे, इसमें हिंदू शाही रूलर भी रूल कर रहे हैं। तो अभी देखिए, ये 6 लेक्चर है, 6ठा लेक्चर तक मैंने कहीं भी मुस्लिम साम्राज्य का यहाँ पे बात नहीं किया है। मतलब अभी तक एक भी मुस्लिम अटैक झारखंड या भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इंटर करेंगे मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन झारखंड, जिसमें हम लोग मुस्लिम अटैक से शुरू करेंगे। जब आप मध्यकालीन भारत स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले आप देखे होंगे कि हर जगह लिखा है कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से 712 एडी में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम तो मुस्लिम था, तो ये अचानक से कैसे आ गया भाई? इतना सारा यहाँ रूलर है, अचानक से वो आक्रमण क्यों कर दिया? वो कहाँ से आया था? तो उसके बारे में हम लोग एक थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखना पड़ेगा इस्लाम कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम धर्म को मानता था। ठीक है, तो इस्लाम की शुरुआत होती है सऊदी अरबिया में। आप देखिए मैप में, ये हमारा भारत है और ये सऊदी अरबिया है। तो यहां से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे अटैक कैसे किया, तो उसके थोड़ा हम जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सऊदी अरबिया का थोड़ा जूम पिक्चर है। ठीक है, तो सऊदी अरबिया में मोहम्मद प्रॉफिट के द्वारा, जिसे पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा इस्लाम की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मोहम्मद जब इनका जब देहांत हो जाता है तो इसके बाद 2 गुट बच जाते हैं। ठीक है, उसमें एक अबू बकर होते हैं। अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्त होते हैं और अली इनके सन इन लॉ होते हैं। ठीक है, तो जो अबू बकर को मानते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो अनुयायी थे, जो इनको मानते थे, तो अब तो 2 भागों में बट गए हैं। तो जो अबू बकर को मानने वाले हैं वो बन जाते हैं सुन्नी, और जो अली को मानने वाले हैं वो बन जाते हैं शिया। ठीक है, तो अब देखिए, हमको यहां से एंट्री करवाना किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है
अबू बकर को मानने वाले में थे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है इन लोग का, जैसे हम लोग का साम्राज्य स्टार्ट होता था, मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, उसी तरह से सऊदी अरबिया में रशीदुम कैलिफेट चलता था। रशीदुम कैलिफेट का स्थापना हुआ। अब कैलिफेट को आप खिलाफत भी आप लिखा हुआ आप पाइएगा, ठीक है। तो जो रशीदुम खिलाफत का जो राजा होता था, या फिर बोल सकते हैं जो यहाँ पे राज्य करते थे, उनको यहाँ पे कहा गया खलीफा, ठीक है। तो आप इसे एक साम्राज्य की तरह समझ सकते हैं कि अबू बकर के बाद आया रशीदुम कैलिफेट या रशीदुम साम्राज्य, उसके बाद आया उमायद कैलिफेट, उमायद साम्राज्य, उसके बाद आता है अब्बासिद कैलिफेट, ठीक है। तो हमें पता है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो एंट्री होता है, जो भारत में आक्रमण करता है, वो 712 ईस्वी में करता है। जो 712 ईस्वी में करता है तो वो कौन से साम्राज्य से रिलेटेड होगा? वो उमायद कैलिफेट से होगा, ठीक है। तो हम लोग अब उमायद कैलिफेट में चलते हैं, ठीक है। आप रिलेशन को बहुत ध्यान से पकड़ के चलिएगा, ठीक है। अगर आप कहीं भी आपको मिस हो जाता है तो आप पूरा थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अब्बासिद कैलिफेट है और ये उमायद कैलिफेट है, तो बाद में ये बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा अब्बासिद कैलिफेट ये बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं उमायद कैलिफेट में। ये देखिए ये भारत है हमारा, और उमायद कैलिफेट जब अपने चरम सीमा पे होता है तो वो इतना अपना साम्राज्य फैला लेता है, ठीक है। तो उमायद कैलिफेट में बताया कि जो उसका खलीफा होगा वही उसका राजा कहलाता है वहां पे। तो उस समय वहां पे खलीफा थे अल मंसूर, ठीक है। अल मंसूर के साम्राज्य में उनके सैनिक जो कमांडर थे, ठीक है, वो सैनिक जो कमांडर थे, सेनापति बोल सकते हैं, वो थे मोहम्मद बिन कासिम। तो अभी आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ये मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया, ये भारत क्यों आया, इसके बारे में मैं अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो आप मोहम्मद बिन कासिम का हिस्ट्री थोड़ा जान गए अभी हम। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन बस आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए और आपका मैप दिमाग में पूरा बैठ जाए, ठीक है। अब बात आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का आक्रमण क्यों किया। देख लेते इसका स्टोरी भी। क्या होता था उस समय, जो उमायद कैलिफेट था, उस समय जो उमायद खिलाफत था, उसका जो व्यापार श्रीलंका से चलाता था, ठीक है। तो व्यापार के टाइम में आप देखिए श्रीलंका यहाँ पर है, ठीक है, श्रीलंका यहाँ पर है और उमायद कैलिफेट यहाँ पर है। तो शिप के जरिए यहाँ पे इसका व्यापार होता था। तो क्या हुआ कि कुछ एक टाइम में की बात है कि जब इसका शिप आ रहा था तो यहाँ पे सिंध के पास एक देवल बंदरगाह है, ठीक है। तो देवल बंदरगाह के पास कुछ शिप, कुछ जहाज डूबे पाए गए या इसे डुबा दिया गया, ठीक है। तो उस समय जो वहां पे राजा थे, उस समय राजा थे दाहिर, राजा दाहिर थे उस समय सिंध पे। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं, उनको भेजा जाता है कि भाई देखो जाके कि वहां पे हमारे शिप क्यों डूब गए, हमारा बहुत नुकसान हो गया, जाके देखो तो वहां क्या प्रॉब्लम है। तब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और सबसे पहले वो सिंध में आक्रमण करते हैं। कब? 712 एडी में, ठीक है। तो अभी आपको ये कहानी क्लियर हुई है कि 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे क्यों आक्रमण किया था। अब जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे जीत जाता है तब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसने किस पे जीत हासिल की थी? उसने राजा दाहिर पर हासिल की थी, जो उस समय सिंध का राजा था। तो मैंने बताया था कि इस एरिया में गुर्जर प्रतिहार थे पश्चिम वाला भाग में। तो जब वो फर्दर आक्रमण करना चाहते हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम वो आक्रमण करना चाहते हैं इधर, तो यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहार है वो उन्हें आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। और उस समय जो रोकने वाले उसके राजा वो नागभट्ट थे। नागभट्ट उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो अंतिम में क्या करना पड़ता है, मोहम्मद बिन कासिम को घर लौट जाना पड़ता है। तो इस तरीके से पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में शुरू हुआ। अभी तो आक्रमण तो यहाँ पे ही हो रहा है, लेकिन हमारा झारखंड जो है, क्योंकि हम लोग झारखंड हिस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, झारखंड तो अभी इस एरिया में है, झारखंड तो अभी इस एरिया में है। तो अभी तक मुस्लिम आक्रमण का झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, ये तो क्लियर हुआ आपको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, यही यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम को आगे बढ़ने नहीं दिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम तो चले गए, इसके बाद हम लोगों ने सबको रट रखा है कि इसके बाद महमूद गजनी आते हैं जो सोमनाथ मंदिर पे अटैक करेंगे और बहुत सारा संपत्ति लेकर लूट जाएंगे। लेकिन वो उनका शुरुआत कहां से हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। वो मोहम्मद गजनी आए कहां से? तो मोहम्मद गजनी जो थे वो तुर्क थे, ठीक है। वो तुर्किस्तान या टर्की जिसको बोलते हैं आप, वो तुर्क से आए थे।
तो उनका आक्रमण कैसे हुआ अचानक से भारत में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है जो इस्लाम साम्राज्य है वो रशीदों खिलाफत, उमायद और अब्बासिद खिलाफत इतना तक फैल चुका है, ठीक है, इतना तक आ चुका है। अब्बासिद खिलाफत जब कमजोर पड़ने लगता है तब एक साम्राज्य की शुरुआत होती है, सामानिद डायनेस्टी, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो फोटो ये सामानिद डायनेस्टी की है, सामानिद साम्राज्य की है। तो इस वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ठीक है, ये वाला जो मैं अभी ये कर रहा हूं, इस वाले एरिया में तुर्क लोग रहते थे। और तुर्क लोग जो थे वो नेचर का वर्शिप करते थे, मतलब नेचर की पूजा करते थे, ठीक है। इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे उस टाइम, ठीक है। यहाँ पे इस्लाम धर्म यहाँ पे था, यहाँ पे तो इस्लाम धर्म को इन्हें प्रोटेक्ट करना था, उनको सुरक्षा करना था। तो वो लोग क्या किए कि वो लोग सोचे कहीं इन लोग आक्रमण ना कर दे हम लोग पे, इसलिए बहुत सालों तक तुर्की और इस्लामों के बीच यहाँ लड़ाई होती रही। तो लगभग 80 से 100 साल तक लड़ाई होती रही। अब इतना सालों तक लड़ाई होगा तो कुछ तुर्क इस्लाम धर्म के अंदर आएंगे, कुछ इस्लाम बाहर जाएंगे, मतलब डिफ्यूजन होगा इनका, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, कुछ तुर्क लोग का प्रवेश हो जाता है सामानिद डायनेस्टी में, ठीक है, सामानिद साम्राज्य में। तो इनके बीच में लड़ाइयां होती रही थी। तो लड़ाइयां होने के बाद कुछ प्रवेश कर जाते हैं। तो जब वो प्रवेश कर जाते हैं तो वो भी इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। ये जो इस्लाम धर्म है इसको वो लोग अपना लेते हैं। तो जब वो इस्लाम धर्म यहाँ पे अपना लेते हैं और वो यहाँ पे डिफ्यूज कर जाते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनको यहाँ पे गुलाम के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। उनसे यहाँ पे काम काज कराया जाता था। अब देखिए, अब धीरे धीरे ये सामानिद डायनेस्टी है जो कमजोर पड़ने लगता है। सबका तो एक पीक टाइम आएगा, कब बच्चा भी जन्म लेता है तो एक जवानी आता है, फिर बुढ़ाता है तो बूढ़ा हो जाता है। उसी तरह साम्राज्य भी है कि एक टाइम अपने चरम सीमा पर रहेगा, उसके बाद तो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है तो वहां पे जो गुलाम थे वो विकसित होने लगे। तो वो क्या करते हैं, वो उस साम्राज्य का खात्मा करके वो नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो उस समय एक आदमी था वहां पे अल्पदिगिन नाम का। तो अल्पदिगिन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो अभी आपको पता चला होगा कि गजनी साम्राज्य से ही महमूद गजनी आया था। ये हमारा सामानिद डायनेस्टी है, देखिए, ठीक है। तो अब देखिए, मैं जब एक और पिक्चर दिखाता हूं आपको, तो ये गजनी इंपायर है, ये मतलब ये गजनी साम्राज्य आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सर्कल से मैंने बताया है। इसके बाद जो इधर वाला एरिया पूरा गजनी साम्राज्य है। तो ये अपना साम्राज्य बढ़ा लेता है यहाँ से। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे साम्राज्य बढ़ता है। तो अल्पदिगिन ने क्या किया, सामानिद डायनेस्टी का जब कमजोर पड़ने लगा तो ये गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो उसके बाद आते हैं सुबुक्तिगिन। सुबुक्तिगिन के बाद आते हैं महमूद गजनी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, महमूद गजनी, क्योंकि यही सोमनाथ के मंदिर पे अटैक करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं महमूद गजनी अटैक कैसे करते हैं या क्यों करते हैं, ठीक है। तो जब महमूद गजनी, आप देखिए यहाँ पे ये एम्पायर है महमूद गजनी का, ठीक है। गजनी, इसको गजनवी एम्पायर भी बोलते हैं, गजनवी साम्राज्य भी इसको बोलते हैं। तो महमूद गजनी ने टोटल भारत पे 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण एक ही जगह पे नहीं किया, अलग अलग जगह पे किया। तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ किया है, एक ओवरव्यू जस्ट। तो ये महमूद गजनी है, इन्होंने आक्रमण किया कहाँ, ये जो लाहौर का पश्चिमी भाग है वहां पे आक्रमण किया। उसके बाद पंजाब वाले एरिया पे इन्होंने हथियाया। फिर थाने सर के आसपास इन्होंने अपना जमाया। तो उन्होंने फिर 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया और 20 लाख दिनार की संपत्ति हथिया ली। दिनार का मतलब होता है सोने के सिक्के, मतलब 20 लाख सोने के सिक्के उन्होंने हथिया ली और उन्हें लूट कर चला गया। अब क्या होता है, उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। आप देखिए, मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत चीजें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे झारखंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इंसिडेंट को याद करेंगे तो आपको डेट याद करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे हमें पता तो रहता है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनी आए हैं, लेकिन वो उसके बाद क्यों आए हैं ये पता नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बस वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसका झारखंड में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा
उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी देखिए, अभी 1030 ईस्वी हो गया है और अभी भी जो झारखंड है वो मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा है, मतलब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो रक्सैल वंश है, जो नाग वंश है, वो यहाँ पे अपना शासन कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई है, अब कौन आएंगे देखते हैं। अब होता है मोहम्मद गोरी का उदय। अब मोहम्मद गोरी का उदय कैसे होता है, तो ये जो गजनविद एम्पायर है, मतलब गजनी साम्राज्य था, ठीक है, तो जब ये कमजोर पड़ने लगता है तो ये दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो वो दो भागों में टूट जाता है। तो एक जो पश्चिमी भाग आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू वाला, ये है ख्वारिज्मी एम्पायर या ख्वारिज्मी साम्राज्य। ठीक है, और जो पूरब का देख रहे होंगे आप, यहाँ पे घुरिद सल्तनत है, घुरिद साम्राज्य बोल सकते हैं आपको। तो घुरिद ये बोले या फिर घोरी बोले, कहीं कहीं किताब में आपको घोरी भी दिखा हुआ मिल जाएगा। तो दो साम्राज्य यहाँ पे टूट जाते हैं कमजोर होने के बाद, ख्वारिज्मी और घुरिद। तो घुरिद साम्राज्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि घुरिद साम्राज्य से ही मोहम्मद गोरी या मोहम्मद घोरी आएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ कि मोहम्मद गोरी कहां से आए, तो ये मोहम्मद घोरी हैं। अब मोहम्मद घोरी जो आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करने के बाद आप देखिए ये घोरी साम्राज्य कितना बड़ा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा घुरिद साम्राज्य यहाँ पे हो जाता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, मोहम्मद गोरी कहां से स्टार्ट किए थे। उन्होंने मुल्तान, पंजाब और तराइन पे आक्रमण किया। तो मुल्तान, ये देखिए मुल्तान यहाँ पे है 1175 ईस्वी में। उसके बाद पंजाब को उन्होंने हथियाया। उसके बाद जो हमारे इस एरिया में जो चल रहे हैं, इस एरिया में हमारे राजपूत शासन चल रहे थे। उस समय थे हमारे चौहानों के चौहान पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उनसे युद्ध होता है किसका, मोहम्मद गोरी का। कब होता है, जिसे बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है 1191 में। इसमें किसकी जीत होती है, इसमें चौहान पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गोरी वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो जब वापस चला जाता है मोहम्मद गोरी, तो एक साल बाद वो अपनी आर्मी तैयार करके लाता है और वो तराइन का दूसरा युद्ध लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ ही। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, किसके चलते, जयचंद के चलते। जयचंद ने उनका साथ नहीं देता है। ठीक है, तो जयचंद के चलते पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है और इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। तो इस तरीके से मोहम्मद गोरी जो तराइन का दूसरा युद्ध है उसमें जीत जाता है। तो अब मोहम्मद गोरी क्या करता है, जब वो पूरा साम्राज्य इतना बढ़ा लेता है, तो वो क्या करता है कि जो भारत का जो साम्राज्य है, जो भारत में जो घुरिद साम्राज्य है, वो अपने एक सेनापति या फिर आप बोल सकते हैं गवर्नर टाइप से उसको देता है कि तुम यहाँ पे रक्षा करो, हम चलते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी वापस लौट जाता है। तो जो सेनापति को देता है, जिसके अंदर में वो देता है, जो हेड रहता है, उसका क्या नाम रहता है, आप गेस करके बताइए, सोचिए एक सेकेंड। वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहीं से शुरुआत होती है हमारा गुलाम वंश की। अब तो जो घोरी साम्राज्य इतना तक बढ़ गया है और अभी कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए हैं। ठीक है, अब गुलाम वंश आ गया और आप देखिए ये झारखंड के आसपास एरिया में यहाँ पे होने लगेगा। ठीक है, तो अब छिटपुट झारखंड में इसका प्रभाव दिखने लगेगा। ठीक है, तो ऐबक के साथ ही तो हमारा गुलाम वंश का शुरुआत होता है ना। आप कहीं भी किताब में देख लीजिए तो आपको हर जगह मिलेगा कि हाँ, गुलाम वंश की शुरुआत किससे हो रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब देखिए इसका देख लेते हैं गुलाम वंश का स्टार्ट कैसे हो रहा है। गुलाम वंश 1200 से 1290 ईस्वी तक है, लगभग 84 साल तक। ठीक है, तो जब ये लौट के चला जाता है मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि जो घोरी साम्राज्य था, जो घुरिद साम्राज्य था, उसको अलग कर देता है इस पार्ट से, इस राज्य से घोरी साम्राज्य को अलग कर देता है। तो इस साम्राज्य को जब अलग कर देता है तो उसने यहाँ पे नींव रखता है किसका, गुलाम वंश का, जिसको आप स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की और दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होता है गुलाम वंश हमारा। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये इंडियन हिस्ट्री है, आपको ये बहुत बेहतर आता होगा। तो अभी तक देखिए, मतलब 1206 ईस्वी तक अभी हम लोग आ गए हैं। हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था, प्राचीन झारखंड से स्टार्ट किया था मिलियन साल पहले से, और अभी 1206 में आ गए हैं। अभी तक हम लोग को कवर करना पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, और हम लोग को आना है
जब झारखंड अलग हो जाता है 2000 में, ठीक है। तो वहां तक का हमको हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, लगभग 1000 साल की हिस्ट्री और बचा हुआ है। तो जब 1206 का प्रारंभ होता है तो ये देखिए पूरा दिल्ली सल्तनत यहाँ तक है। तो दिल्ली सल्तनत से झारखंड में छिटपुट छिटपुट जो लड़ाइयाँ वो शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से लड़ाइयाँ हुई और कौन कौन झारखंड में प्रवेश किए और उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, झारखंड लोकल जो राजा थे उससे कहाँ कहीं लड़ाई हुआ, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िए, इससे आपका इंडियन हिस्ट्री भी कवर हो रहा है, आपका झारखंड हिस्ट्री भी कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।